हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। इसे प्रशासन पर वैधानिक या विधान पालिका का नियंत्रण भी कहा जाता है। प्रशासन पर सरकार या समाज का नियंत्रण लोकतंत्र का स्वाभाविक गुण माना जाने लगा है। ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि प्रशासन, हमने पहले भी इसको पढ़ा है या हमें पता है प्रशासन क्या है, जो आपकी सेवा करता है, देखभाल करता है, प्रबंध करता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हम नकार नहीं सकते और जिसके कारण वो अत्यधिक क्या होता जा रहा है, शक्तिशाली भी हो रहा है। उसका स्थायित्व, अपने क्षेत्र में उसकी निपुणता, योग्यता, प्रशिक्षित होना उसका उस क्षेत्र में, तो इन सब के कारण क्या है कि हमारे पास लोकतांत्रिक जो आपकी सरकार है या वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जिनसे समाज मिलकर बना है, उन्होंने इसको आवश्यक मान लिया है। वहाँ का एक ये गुण बन गया है, फीचर बन गया है कि आपके प्रशासन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तानाशाह बन सकता है। और इसीलिए आज के समय में जो भी समाज लोकतंत्र के आदर्शों को अपना रहा है, जिसने प्रतिपादित किया हुआ है, उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वो समाज या वो सरकार क्या करे, आपके लिए इस प्रशासन तंत्र को इस प्रकार से बनाए या गठित करे कि वो सरकार और समाज के बीच में और उसकी जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें तालमेल बनाकर रखे। टेरी ने भी इसीलिए ये कहा, सिंपल सी बात कही टेरी ने, कि कोई भी कार्य है जो उसको नियंत्रण करने से भी प्राय क्या है, उस कार्य को क्या करना, निश्चित करना, फिर उन कार्यों का मूल्यांकन करना कि आपने जो निश्चित कार्य किए थे उनको कार्यों को आपने कितना सही, किस लेवल तक किया, क्यों नहीं किया आदि। और या फिर आवश्यक हो तो आपने क्या करना है, उसमें कोई सुधार के तरीके उसको बताने हैं। ये तरीके तो हम तब बताएंगे ना जब हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास नियंत्रण से अभिप्राय हम क्या कह सकते हैं कि कार्यों को निश्चित करके, उनका मूल्यांकित करके और उसमें सुधारों की क्या करना, बात करना। हमने लोकतंत्र की बात तो की, पर आज लोकतंत्र ही नहीं रह गया है। लोकतंत्र के साथ किस चीज़ का युग भी आ गया है, तकनीक का युग। और इसीलिए जो भी विशेष रूप से विकसित या एवं विकासशील देश, विकसित देशों में आप चाहे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की बात करो, विकासशील अपने देश भारत की ही बात कर लो, आप देख रहे हो भारत में भी दिन प्रतिदिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग है, ऑनलाइन बिलिंग है, या आजकल कोविड-19 के टाइम पे हम कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई भी किस तरफ जा रही है, ऑनलाइन जा रही है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तकनीक की तरफ बढ़ रही हैं। तो ऐसे में लोक प्रशासन के कार्य और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। हम कह रहे हैं कि उसके कार्य और शक्तियाँ, क्योंकि जहाँ कार्य हैं वहाँ पर शक्ति अपने आप आ जाती है, कार्य को आप उत्तरदायित्व के रूप में ले सकते हो। तो और ये हमारा एक नियम है खास तौर से लोक प्रशासन का कि जहाँ उत्तरदायित्व है वहाँ पर आपके पास सत्ता है या शक्ति है, और सत्ता है तो वहाँ पर क्या है, उत्तरदायित्व है। और जितना हमारे पास हम कहते हैं कि लोक प्रशासन के कार्य बढ़ रहे हैं तो उतना ही हमारे पास क्या हो रहा है, उसके उत्तरदायित्व के साथ साथ शक्ति अपने आप बढ़ रही है। और यहीं पर इसीलिए ज़रूरी है कि कहीं वो इस शक्ति का क्या ना करे, दुरुपयोग ना करे, और उसकी संभावनाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि जो अभी मैंने पहले आपसे बात की थी कि जो लोक प्रशासन जो है आपके पास कैसा है, प्रशिक्षित है और स्थायी है। उसके बाद देखो, लॉर्ड एक्टर ने भी कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर मैं स्पेशली लोक प्रशासन की बात करूं तो लोक प्रशासन जो हमारे पास किसका रूप है, स्थायी कार्यपालिका जिसे हम मान के चलते हैं। और कार्यपालिका से मतलब क्या है, नीति लागू करना। परंतु वो सिर्फ नीति लागू नहीं करती है, उसके पास आज और कौन सी शक्ति है, नीति बनाने की भी है। वैसे तो नीति बनाने की पहले भी थी कहीं ना कहीं। कैसे? क्योंकि नीति तब बनती है जब आपके आंकड़े इकट्ठे होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आपको कोई व्यक्ति उनको जो है इकट्ठा एक रूप में उसको व्यवस्थित करके क्या देता है, आपको परामर्श दे रहा है मंत्रियों को जिनके पास वो योग्यता नहीं है, या उसकी रूपरेखा तैयार करा। वो पहले भी वही करता था, आज भी वही करता है, परंतु आज उसके पास नीति निर्माण की शक्ति क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आपके जो कल्याणकारी राज्य है उसके कार्य बढ़ रही हैं, उतनी ही उसकी नीति का दायरा जो है बढ़ रहा है।
साथ में क्या है कि प्रदत्त व्यवस्थापन आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम कहते हैं कि संसद हमारे पास तकनीकी क्षेत्र के अभाव के कारण या समय की कमी के कारण क्या करती है, विस्तृत रूप देने का कार्य प्रत्येक नीति का किसे दे देती है, प्रशासनिक अधिकारियों को दे देती है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि आज वो सिर्फ रूपरेखा तैयार करवाने में ही भूमिका नहीं निभाता नीति बनाने की, उस अपितु क्या करता है, उसे विस्तृत रूप देने का कार्य भी कहीं ना कहीं उसके हाथों में जा रहा है। तो इस प्रकार से दो शक्तियां हो गई, कार्यपालिका शक्ति पहले ही है नीति लागू करने की और वो तो उसका नाम ही है, दूसरी वैधानिक शक्ति भी आ गई प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा खास तौर से, और तीसरी बात करती हूँ मैं न्यायपालिका की। आप लोगों ने प्रशासकीय न्यायाधिकरण सुने होंगे, क्योंकि प्रशासकीय न्यायाधिकरण जो ऐसे न्यायालय हैं जिनका संबंध किससे है, प्रशासकीय क्षेत्र के जो है आपके मुकदमों से है, ताकि आपके सामान्य न्यायालय जो है उनके कार्यभार को बचाया जा सके। या हमारे पास प्रशासकीय न्यायाधिकरण क्या होती हैं, उनकी प्रक्रिया थोड़ी सिंपल होती है, वकीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, फीस की ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है, आम नागरिक के लिए भी सुविधाजनक होती है। कई ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमने क्या कर दिया, सामान्य न्यायालयों से इस क्षेत्र को बाहर रखकर किसको दे दिया, हमने प्रशासन को दे दिया। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ क्षेत्र न्यायपालिका का भी किसके पास आ गया, प्रशासन के पास। तो उसके पास तीनों शक्तियां हो गई, परंतु विधानपालिका की शक्ति भी कहीं ना कहीं कम हो गई, क्योंकि किसके पास आ गई, प्रशासन के पास आ गई। और न्यायपालिका की भी कुछ ना कुछ कम हो गई, वो किसके पास आ गई, आपके प्रशासन के पास। इस प्रकार से उसके पास पूर्ण शक्तियाँ आ गई, और जब पूर्ण शक्तियाँ किसी के पास आ जाती हैं तो उसके भ्रष्ट होने की संभावनाएँ उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है उसको नियंत्रित किया जाए, उसकी जवाबदेहीता निश्चित की जाए, और जवाबदेही सफल बनाने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम प्रयोग करना पड़ता है। और भारत में भी अन्य विकासशील या विकसित देशों की भांति हमने कुछ माध्यमों का प्रयोग किया है, जिन्हें हम मोटे रूप में या मुख्यतः कह सकते हैं कि 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रशासन पर वैधानिक नियंत्रण, दूसरा प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, तीसरा प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। अब हम बात करेंगे तीनों नियंत्रणों में से पहले किसकी, प्रशासन पर विधानपालिका का नियंत्रण। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था, इसे हम संसदीय नियंत्रण भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल या लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो कहीं आप इसे विधानपालिका यूज़ कर सकते हो और कहीं पर संसदीय यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद बात आती है इस पर विधानपालिका का नियंत्रण कहाँ पर, खास तौर से भारत की हमने बात करनी है। तो कहते हैं कि लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण विभिन्न राज्यों में विभिन्न होता है। विभिन्न राज्यों का मतलब क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि भारत के जैसे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार एक्सेट्रा में की बात करें, नहीं, विभिन्न राज्यों से मतलब है यहाँ नेशन से, देशों से, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, या पाकिस्तान है, नेपाल, जो भी आपके पास राज्य हैं, उन सभी राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न होता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर संसदीय प्रशासन प्रणाली है, कहीं पर आपके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर है, कहीं सिंगुलर आपके पास एग्जीक्यूटिव है, कहीं प्लूरल है। तो जिसके कारण भिन्न भिन्न राज्यों में विभिन्नताएं हो जाती हैं। और ये इसीलिए उसने आगे कहा कि यह शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। शासन व्यवस्था कौन सी, जो अभी मैंने आपसे बात की। तो विधानपालिका का निर्वाचन जो होता है जनता के द्वारा किया जाता है, ये हमें पता ही है, और जनता की इच्छाओं के अनुसार ही नीति निर्माण करना उसका उत्तरदायित्व है। क्यों? क्योंकि जनता ने इसको चुना है, एक निर्धारित समय के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया है, और मतदान के माध्यम से कहीं ना कहीं उसने अपनी शक्ति क्या की है, उसको हस्तांतरित की है, उसको सौंप दी है। तो जब जिसकी आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, तो कहीं आप उसके प्रति अपने आप उत्तरदायी हो जाते हो। तो उसका उत्तरदायित्व क्या है कि आपके पास प्रजातंत्र को कायम रखना, और प्रजातंत्र को कायम रखने से मतलब क्या है, आपके अनुसार ही आपकी नीतियों का निर्माण होना। तो संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें भारत में जो है आपके पास, वहाँ पर कार्यपालिका, जिसे आप मंत्री परिषद भी कहते हो, या आप बीच का उसका एक मुख्य भाग मंत्रिमंडल, कई बार आप उसे नाम ले देते हो, और आपका प्रशासन, उनके द्वारा आपकी शक्तियों का जो है ना, आपके कार्यों का जो है दुरुपयोग ना किया जाए, आपके लिए कुछ भी गलत ना किया जाए। शक्ति भी कह सकते हो वैसे आप इसको, क्योंकि आपने जो शक्ति उनको हस्तांतरित कर दी है, तो उसका वो दुरुपयोग ना करें, आपके अनुसार नीतियाँ बनाएं,
चाहे आपके ही हित के लिए उन नीतियों को लागू करें। मैं आपको याद दिलवा दूं, हम पहले भी जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास हम प्रशासन को मंत्रिपरिषद का पर्यायवाची मानकर चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा चाहे मंत्रिपरिषद है चाहे प्रशासन, क्योंकि मंत्रिपरिषद अस्थायी कार्यपालिका, प्रशासन स्थायी कार्यपालिका एक नीति बनवाने की, पारित करवाने की शक्ति रखती है, तो दूसरी के पास क्या है, उसकी विशेषज्ञता है, निपुणता है, स्थायित्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और निर्भर करते हैं, इसलिए दोनों के द्वारा ही शक्तियों का मिलकर दुरुपयोग किया जा सकता है। और ऐसे में विधानमंडलीय नियंत्रण का पाया जाना अति आवश्यक है। पूरा विधानमंडल जो पूरा जनप्रतिनिधियों का मंडल है और जिसके पास देश की सारी जनता का उत्तरदायित्व है। फाइनर ने भी कहा कि विधानमंडल का मुख्य कार्य जनता की इच्छा अभिव्यक्त करना, कानून निर्माण करना तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। देखो 3 चीज़ें क्यों कही। मुख्य कार्य जनता की इच्छा अभिव्यक्त करना, यानी कि जो भी आपके विधान पालिका में जो भी आपके पास नीति बनकर आती है तो आपके विपक्षी दल या जनता के द्वारा सभी चुनेगी, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो सारे का मतलब जो आपके किससे दूर हैं, आपके सत्तारूढ़ दल के साथ मिले हुए हैं या दूसरे हैं, उन सब की बात करें हैं हम, उनका उत्तरदायित्व नीतियों के माध्यम से जनता क्या चाहती है उसको व्यक्त करना है, जो उनके पास किसके माध्यम से आई है, प्रशासन के माध्यम से आई है। यहाँ पर मैं आपको लोक संपर्क याद दिलवाना चाहूँगी। जनता के साथ संपर्क का साधन हमारे पास कौन है, आपका प्रशासन ही है, जो सरकार और जनता के बीच में बैठा हुआ है। सरकार के जनता के लिए क्या कर रही है वो जनता तक तो वो पहुँचाता ही है, साथ में जनता सरकार से क्या चाहती है वो भी प्रशासन सरकार तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करना, वो क्या चाहती है और उसी के अनुसार उन कानूनों को बनाना, उसके बाद उस पर क्या करना, नियंत्रण करना, चाहे वो नीति बनने से पहले है चाहे नीति लागू होने के पश्चात है या लागू करते समय। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से कहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष नियंत्रण अर्थात उसका डायरेक्ट कंट्रोल, एक है आपका अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब हम पहले बात करेंगे भारत में, जो हमने कहा था कि 2 भागों में बांट सकते हैं हम संसदीय नियंत्रण को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहली बात है प्रत्यक्ष नियंत्रण की। प्रत्यक्ष नियंत्रण में सबसे पहली बात है प्रशासकीय नीति पर नियंत्रण। देखो वैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों से बात की थी, जब लॉर्ड एक्टन की डेफिनेशन की थी, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कार्यपालिका अर्थात स्थायी और अस्थायी दोनों की बात करी हूँ मैं, मंत्रिपरिषद और आपकी कौन सी स्थायी, कौन सी आपका प्रशासन। इनका उत्तरदायित्व वैसे क्या है, नीतियों को लागू करना, परंतु आंकड़े उपलब्ध करवाना, उनको जो है एक रूपरेखा तैयार करना, ये सारे का सारा कार्य फिर भी किसका रहता है, ये संबंधित विभाग का मंत्री क्या करता है, उस रूपरेखा को प्रस्तुत करता है विधान पालिका में। तो उस नीति के पारित होने के पश्चात ही वो क्या होती है, नीति निर्मित होती है। तो बेशक उसने क्या किया, रूपरेखा तैयार की, आंकड़े उपलब्ध करवाए, परंतु जब तक बहुमत के आधार पर वो नीति पारित नहीं हो जाएगी तब तक वो नीति निर्मित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से प्रशासकीय नीतियाँ जो लागू होती हैं कल को, उन पर नियंत्रण कौन करता है, आपकी विधान पालिका ही करती है। और यही हमने यहाँ कहा है कि नीति जिसके माध्यम से निश्चित होता है कि प्रशासन को क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास नीति ही नहीं है तो प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है। प्रशासन का सबसे पहला कार्य है नीति को लागू करना, उसकी वैधानिक कार्य तो उसके बाद में मिलते हैं उसे। उस नीति के निर्धारण की शक्ति किसके हाथ में है, संप्रभु शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली आपकी विधान पालिका जो भी मैंने कही थी, वहाँ जो आपको बहुमत के आधार पर उस नीति की रूपरेखा को क्या करती है, पारित करती है, उसको निर्धारित करती है। यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली में नीति संबंधी आंकड़े एकत्रित करने, उसकी रूपरेखा तैयार करने, उत्तरदायित्व किस पर है, इसका कार्यपालिका पर, जो अभी मैंने आपसे बात की थी, अर्थात किस पर, विभागीय मंत्रियों के पास है, जिसे आप बार बार मंत्रिपरिषद कह देते हो। तो मंत्रिपरिषद क्या है, विभागीय मंत्रियों का समूह ही तो मंत्रिपरिषद है। परंतु कार्यपालिका की नीतियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, व्यवस्थापिका नियंत्रित। कौन सी, जो भी मैंने आपको इस पॉइंट को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे पास नीतियाँ तब तक क्या होंगी, क्या बनेंगी, क्या लागू की जाएंगी, किस रूप में लागू की जाएंगी, वो सारी की सारी विधान पालिका या व्यवस्थापिका द्वारा बहुमत के आधार पर ही स्वीकृत की जाती हैं। इस प्रकार से ये आपके पास क्या हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं।
उसके बाद है बजट पर बहस। बजट, वैसे तो हमारे पास बजट की 4 आपके पास स्तर माने जाते हैं, उसका तैयार होना, पारित, लागू होना और उस पर नियंत्रण। तो यहाँ पर मैं आपके पास उसके पारित होने और उसके पास जो है ना लागू होने के पश्चात का जो नियंत्रण है या तैयार होते हुए का जो नियंत्रण है उस सारी बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि प्रजातंत्र का सर्वमान्य सिद्धांत है नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, मतलब जब तक आपको उसकी जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा उसका, तब तक आप उस कर को नहीं लगा सकते। और ये हमारे पास एक नियम है आपके, जब तक जनता के जनप्रतिनिधि विधान पालिका के द्वारा आपको खर्च करने की अनुमति नहीं मिलती या कर लगाने का अधिकार नहीं मिलता, तब तक आपकी कार्यपालिका उसे नहीं कर सकती। और संसदीय शासन प्रणाली, जहाँ पर आपके पास 2 प्रकार के मुख्य कार्यपालक हैं, एक वो जिसके नाम पर सारा शासन चलता है, संवैधानिक मुखिया, उसी की बात मैं कर रही हूँ, राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद जो व्यवहारिक रूप में उस नीतियों उन सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, या आपका राष्ट्रपति उसके परामर्श से सारे कार्यों को कर रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, नाम मात्र का या संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जिसके नाम पर शासन चलता है, उसका उत्तरदायित्व है बजट को प्रस्तुत करना, परंतु वह स्वयं नहीं करता, उसके नाम पर मंत्री परिषद वास्तविक मुख्य कार्यपालिका का आपका वित्त मंत्री जो एक सदस्य है वो क्या करता है, इसको बजट में को आपकी संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जहाँ पर आपके पास संसद के पास एक नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण हो जाता है। क्योंकि मैं अगर आपको याद दिलवाऊँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, बजट को, जहाँ पर आपने कहा था कि अगर हमारे पास नीति पर संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाए और आपका मंत्री परिषद यदि लोकसभा के अनुसार अपनी नीति को परिवर्तित ना करे, वित्त नीति की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, उसके प्रति अविश्वास का मत प्रस्ताव पारित हो सकता है और इससे खतरनाक प्रस्ताव कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से देखा जाए तो बजट एक आपके पास अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है, किस पर, आपकी न्यूज़ पर, कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का। कार्यपालिका कौन सी की बात कर रही हूँ मैं, आपके पास आपके प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने ही व्यवहारिक रूप में उस पैसे को खर्च किया है या आने वाले समय में उसने ही उसको करों के रूप में इकट्ठा करना है, तो ये सारे का सारा उसके हाथ में चला जाता है। तो इस प्रकार से बजट पर विचार करते समय व्यवस्थापिका के सदस्य लोक प्रशासन के सभी संबंधों पर सभी प्रश्नों पर क्या कर सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे कार्य कोई भी है उसका संबंध किससे हो जाता है, आपके पास वित्त से हो ही जाता है, क्योंकि वित्त जो होता है वो हमारे पास हमारे प्रशासन में रक्त की समान भांति कार्य करता है। जब तक आपके पास प्रॉपर वित्त नहीं है तब तक आपका प्रशासन, आपकी सरकार आपका कोई भी कार्य नहीं कर पाती। तो कोई भी कार्य है वो अपने आप किससे जुड़ जाता है, वित्त से जुड़ जाता है। इस प्रकार से लोक प्रशासन के संबंधी सभी प्रश्नों पर उसे विचार करने का अवसर प्राप्त होता है, उसकी आलोचना, उसके संबंध में अगर उसके मन में कोई शंकाएं हैं, कोई संदेह है, तो वो लोक प्रशासन की यहाँ पर आपकी बजट में बहस के समय इनडायरेक्टली होती हैं। उसके बाद है लेखा तथा गणना परीक्षण प्रतिवेदन। लेखा तथा गणना यानी कि ऑडिट एंड अकाउंट की बात करें हम, लेखा जहाँ से जिसके माध्यम से हमें पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है, जो उसके बाद परीक्षण जो अब पैसा खर्च कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य आपके पास नियंत्रक है महालेखा परीक्षक की, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो इस क्षेत्र का एक आपके पास कैसा है, विशेषज्ञ है, क्योंकि वो किसकी सहायता करता है, आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेनली सहायता करता है, PAC जिसे हम कहते हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे पास विधान पालिका के सदस्यों से मिलकर बनी है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, जिसमें हम कहते हैं आपके पास 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जी हाँ, हम उसी समिति की बात कर रहे हैं। तो उस समिति के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि हमारा प्रशासनिक अधिकारी कभी भी संसद में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसे राजनीति से दूर रहना पड़ता है। आपके पास पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की जो बात होती है, इसलिए तो वो वहाँ पर नहीं आता है। वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, आपके पास सार्वजनिक लेखा समिति को देता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देता है, और वो उसे कहाँ प्रस्तुत करती है, आपकी संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से ये लोक लेखा समिति के मित्र, उसके तत्वज्ञानी और मार्गदर्शक के रूप में इसको क्या कहा गया है, नाम इसको दिया गया है। और ये आपके लिए क्या करता है, लेखा परीक्षण के माध्यम से आपके पैखीय
खर्च किए हुए पैसे पर नियंत्रण रखता है। कैसे आपने कब कितना पैसा किया उसके संबंध में आपके घोटालों को सामने लेकर आता है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की जो गणना परीक्षण में आपने की थी, जो क्या कार्य करता है आपके पास, ये देखता है कि संसद के अनुसार, नियमों के अनुसार आपने उस नीति के लिए, उसके लिए पैसा खर्च किया या नहीं किया, कहीं कोई पैसों की चोरी गबन तो नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं वाद विवाद एवं विचार विनिमय। तो कहते हैं कि व्यवस्थापिका लोक प्रशासन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार विनिमय तथा वाद विवाद करती है कि लोक प्रशासन क्या उन नीतियों को क्रियान्वित कर रहा है जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो कोई ना कोई बहाना लेकर या किसी कारण से क्या कर रहा है, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर रहा या आपकी जनता तक उन नीतियों को नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सब देखने का उत्तरदायित्व किसका है, विधान पालिका का। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी, विधान पालिका जो आपके पास, जिसके पास जनता सबकी संप्रभु शक्ति पाई जाती है, पूरी देश का, पूरी जनता का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका उसके प्रति उत्तरदायित्व है, उसकी सत्ता का प्रयोग कर रही हैं। तो वो ये ध्यान रखें लोकतंत्र के अंतर्गत कि प्रशासन में के द्वारा सरकार या सरकार के द्वारा वो नीतियाँ बन रही हैं और लागू हो रही हैं या नहीं, जो जनता की आवश्यकताओं के अनुसार हैं। तो ऐसे प्रस्ताव व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो और उन पर वाद विवाद किया जाता है, जिसके माध्यम से वो सरकार और प्रशासन के कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं और उनसे बारीक से बारीक आपके तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके उसे जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति का अभिभाषण। वैसे जनरली हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के 2 अभिभाषण हो सकते हैं। कौन से, एक तो जो आपके पास वो संसद के ग्रीष्मकालीन और दूसरा आपका शीतकालीन अधिवेशन जब भी शुरू होती हैं उसकी प्रथम बैठक में वो देता है। क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 6 महीने के अंतराल के बाद आपके पास संसद के अधिवेशन बुलाता है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, एक तो ये, और एक जब भी नई लोकसभा गठित होती है उसकी जो प्रथम बैठक होती है वो हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होती है। तो उन बैठकों का जो अभिभाषण है आपका, यानी कि संबोधित जो वो करता है आपके सदन को, उस समय वो सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं उनके बारे में बताता है, या जो सरकार की आने वाली नीतियाँ हैं उनके बारे में बताता है। और सरकार की नीतियों को कौन बनवा रहा है, कौन चला रहा है, आपका प्रशासन। तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करना चाहते हैं, कि वो किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, प्रशासन की, कि प्रशासन ने कौन सी नीति किस प्रकार से पूरी की, कहाँ उसकी चल रही है, या आने वाले समय में प्रशासन क्या कार्य करने वाला है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से भी आपके प्रशासकीय कर्मचारियों की जो है आपकी कमियां कई बार सामने आती हैं, उनकी भी आलोचना का अवसर जो है आपकी विधान पालिका को उस समय प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है संसदीय समितियों के द्वारा। एक संसदीय समिति का नाम तो मैंने अभी आपको लिया ही था। इस प्रकार से कई संसदीय समितियां होती हैं। अभी किसकी बात की थी हमने, CAG में के साथ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। इसी प्रकार से एक एस्टीमेट कमेटी है, सुनी हुई है आप लोगों ने, बजट के अंतर्गत अनुमान समिति जिसे आप बोलते हो। इसी प्रकार से पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि लोक उद्यम समिति हैं, और कुछ स्थायी अस्थायी और समितियां होती हैं, या कुछ इस प्रकार के छोटे बड़े आयोग निर्धारित किए जाते हैं जो कभी किसी जांच से संबंधित, कभी किसी चीज़ से संबंधित जो होती हैं आपके बनाए जाते हैं। उन सब की हम यहाँ बात कर सकते हैं। ये थोड़े से एग्जाम्पल हमने दिए हैं, बस इसमें ज़्यादा लंबे चौड़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल हम लिख नहीं सकते। बात सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने की है। तो कई प्रकार की संसदीय समितियाँ आ जाएंगी इसमें, सारी की सारी आपकी, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। तो उनके माध्यम से वो क्या करता है, आप पर नियंत्रण यानी कि प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। और ये समितियों का उत्तरदायित्व क्या है, प्रशासन की गतिविधियों का, कहीं पर पैसे से संबंधित है, कहीं किसी और कार्य से संबंधित है, उनका विस्तृत अध्ययन करना और उनकी अनियमितताओं या उनकी गड़बड़ियों या उनके द्वारा किए गए किसी भी शक्ति के दुरुपयोग का क्या करना है, उसको सामने लेकर आना और उसकी आलोचना करना। प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाद अब हमने बात करनी है अप्रत्यक्ष नियंत्रण अर्थात इनडायरेक्ट कंट्रोल की। तो संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका क्या करती है, प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ साथ कुछ अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम भी अपनाती है। तो जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले प्रश्नकाल की,
प्रश्नकाल, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन ईयर कहते हैं, क्वेश्चन हावर कहते हैं, सॉरी। तो संसद का जो आपका अधिवेशन होता है, जो हमें पहले भी याद दिलवाया था मैंने आपको, कि राष्ट्रपति आपके 6 महीने के डिफरेंस पर, यानी कि वर्ष में 2 आपके पास अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों के। तो उन सदनों का जो आपके पास अधिवेशन का जो पहला घंटा होता है, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? प्रश्नकाल से पुकारते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोक प्रशासन से संबंधित जो आपके विभागीय मंत्री होते हैं, विभागीय मंत्री से अभिप्राय जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, या आपके पास रोजगार मंत्रालय, जो भी मंत्रालय है उससे संबंधित जो विभागीय आपका मंत्री है, जिसको आपने पावर दी हुई है, उससे उसके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न जब उससे पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रशासन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मंत्री जो हैं वो आपके पास किसी भी नीति को लागू नहीं कर रहे, ना ही आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, ना जनता के साथ उनका सीधा संबंध है, ना ही वो उस क्षेत्र की ज्ञाता हैं। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब उन्हें कौन तैयार करके देता है? उनका प्रशासनिक अधिकारी, जो थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, जिसके माध्यम से, सचिव के माध्यम से। तो इस प्रकार से मंत्री जो होते हैं, अपने विभागों से संबंधित जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनको जवाब देने पड़ते हैं, और उन जवाबों को कौन तैयार करके दे रहा है? आपका प्रशासनिक अधिकारी। वो क्वेश्चन प्राय हम ये मान के चलते हैं कि उनके उद्देश्य प्राय 3 कहे जा सकते हैं। एक तो जैसे कि कोई जानकारी लेनी हो, आपने किसी भी चीज़ नीति से संबंधित, मान लो कोई नीति चल रही है, उसके बारे में आपका विपक्षी दल या आपके पास जो है विधान पालिका के सदस्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या किसी भी नीति से संबंधित जो आने वाली है, बनाने वाली हो आप, या कोई और मुद्दा देश का हो ऐसा, उस पर हम कोई आपस में राय लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी वजह भी हो सकती है जो सरकार की कोई कमी आपके हाथों में आ गई है, जिसको के कारण आप उसको बार बार उसको सामने लाकर उसकी आलोचना करना चाहते हो, उसको घेरना चाहते हो। जैसे आजकल हम कहीं पीछे भी जब आपका अधिवेशन हो रहा था, तो सरकार कि वो किस नाम से घेरा गया कि वो किसानों के मुद्दों को नहीं सुलझा पा रही है, या आज हम कोविड-19 की बात करें तो सरकार को अगर आपका अधिवेशन होने लगी तो आपका विपक्षी दल किस तरीके से घेर सकता है कि वो कोविड-19 में सबको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, या वैक्सीनेशन समय पर सबको प्रोवाइड नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। तो कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर आप सरकार की कमज़ोरी बनाकर उसको तंग करने के उद्देश्य से उसको घेर सकते हो। तो ये जो आपके जिनके 3 उद्देश्य, जिन क्वेश्चनों के हमने माने हैं, तो वो क्वेश्चन जनरली हमारे पास ये होते हैं। सबसे पहले वो कहता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वो हैं जिनके ऊपर एक तारांक लगा होता है, स्टार लगा होता है। ये प्रश्न मौखिक रूप में पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, उसके बाद जो आप नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अतारांकित प्रश्न तारांकित से विपरीत होते हैं, यानी कि वो मौखिक पूछे जाते हैं और ये आपसे लिखित पूछे जाते हैं सदन में। उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न वो हैं जिनका संबंध क्या है कि लोक महत्व के किसी आपके अविलंबनीय, यानी कि जिनमें हम देरी नहीं कर सकते, इस प्रकार का कोई मामला होता है लोक महत्व से संबंधित। और दूसरी चीज़ आप जो इसमें ध्यान रखोगे, पहली चीज़ क्या कि कोई ऐसा मामला एकदम से लोक महत्व से संबंधित जिसको हम टाल नहीं सकते। दूसरा कौन सा, साधारण प्रश्न जो हम पूछ रहे होते हैं आपके इस प्रश्न काल में, उसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इसको हम 10 दिन की कम अवधि देकर भी पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि साधारण प्रश्नों की भांति हम पूरी आपको 10 दिन की आपको अवधि देंगे जिसको इसके उत्तरों को तैयार करने के लिए। उसके बाद बात आती है पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न वो होते हैं जब आप कोई क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो, वाद विवाद कर रहे होते हो, तो आप कोई उत्तर दे रहे हो तो उसमें से कोई और सवाल निकल आता है, तो फिर उसके बारे में विधान पालिका फिर से आपसे और कोई सवाल करने लग जाती है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में के उत्तर में से जब कोई आगे से सवाल निकलते रहते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पूरक प्रश्न। और व्यवस्थापिका द्वारा जब सत्तारूढ़ दल से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे लोक प्रशासन जो होता है
थोड़ा अवेयर हो जाता है और अपनी नीतियों को बड़ी केयरफुली क्या करता है, लेता है और उन्हें लागू करने का प्रयास करता है, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही हो, उसके अंदर से आपने उत्तर दे दिया और उस पर से फिर कोई और क्वेश्चन वो निकाल कर आपको घेर ले। अप्रत्यक्ष नियंत्रण में उसके बाद बात आती है प्रस्ताव की। तो प्रश्नकाल की भांति संसद के पास एक और माध्यम है जिसके द्वारा वह आपकी सरकार की आलोचना कर सकती है, उससे सवाल जवाब कर सकती है, प्रशासन की कमियों को सामने लाने का प्रयास करती है। उसमें सबसे पहला है प्रस्ताव। तो उस प्रस्ताव में सबसे पहले हम बात करेंगे काम रोको प्रस्ताव की, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई नीति चल रही है जो शुरू हो चुकी है, उसको हम बीच में रोकना चाहते हैं। तो ये कहता है कि कई बार क्या होता है, कोई कार्यक्रम नीति जो होती है वो असफल हो जाती है या ठीक से चल नहीं पा रही है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से उसकी आलोचना कर सकते हैं। इसे हम कई बार स्थगन प्रस्ताव भी कह देते हैं। उसके बाद है आपके पास निंदा प्रस्ताव। निंदा यानी किसी की आलोचना करना, किसी की किसमें, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, हम किसी विशेष मंत्री की आलोचना कर सकती हैं या निंदा कर सकती हैं, या किसी विशेष नीति की हम जो है उसके खिलाफ, उसकी निंदा के लिए इस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु इसके अंतर्गत क्या है कि सरकार को अर्थात सत्तारूढ़ दल को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है कि वो जो आपकी आलोचना, निंदा आपकी की जा रही है वो क्या है, गलत है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाती हैं तो मंत्रिमंडल को इसके क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। उसके बाद बात आती है आपके पास ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो थर्ड प्रस्ताव कौन सा है हमारा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि किसी विशेष चीज़ की तरफ हम किसी का कोई ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। तो इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, उस विभाग से संबंधित किसी मंत्री की बात करेंगे जिसके विभाग से संबंधित हमने कोई नीति के बारे में हमने ध्यान आकर्षित करना है कि इसमें ये कमी है, उस चीज़ को लेकर हम उसकी आलोचना करते हैं। तो संबंधित मंत्री का ध्यान जनता की किसी महत्वपूर्ण विषय पर डालने के लिए हम इसको प्रस्तुत करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोक प्रशासन की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना। मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, आपने में हम बार बार बेशक हम यहाँ पर ये कहते हैं मंत्रियों से सवाल जवाब करना, देखा जाए वो इनडायरेक्ट के सवाल जवाब किससे हो रही होती हैं, प्रशासन से, क्योंकि सारा कार्य प्रशासन कर रहा है और मंत्रियों को समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। वो जवाब उनको उस बीच में कौन तैयार करके देता है, उससे संबंधित प्रशासनिक अधिकारी तैयार करके देते हैं। और इसीलिए हम इस टॉपिक को किस में पढ़ रहे हैं, विधान पालिका की प्रशासन पर नियंत्रण को। तो आपने अपने माइंड में किसका फ्रेम बना के रखना है कि हम प्रशासन से ही सवाल जवाब कर रहे हैं, चाहे सीधे नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम किसकी कमी को सामने ला रहे हैं कि वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान आकर्षण के माध्यम से आपके पास प्रशासनिक अधिकारियों के। उसके बाद है सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बजट में भी मैंने आपको याद दिलवाया था, अगर हम अपनी वित्तीय नीति को अगर विधान पालिका को किसी आपकी वित्तीय नीति पर कोई आपत्ति है और अगर उसके पास इस चीज़ का बहुमत हो सकता है, वो इसमें नाखुश हो सकती है, तो ऐसे में अगर हम नीति को अपने अनुसार नहीं बदलते हैं उसके अनुसार, तो हमारे खिलाफ क्या हो सकता है, अविश्वास का प्रस्ताव। इस प्रकार से और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण विपक्षी दल आपके सदन में क्या ला सकता है, आपका अविश्वास के मत का प्रस्ताव ला सकता है। जैसे अभी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट में खट्टर गवर्नमेंट के खिलाफ भी आया था, तो इस प्रकार से क्या है, परंतु वो पारित नहीं हो पाया। इसमें खासियत क्या है कि जब तक आपके पास वो विपक्षी दल इसे बहुमत के आधार पर पारित नहीं करवा देता, सिद्ध नहीं कर देता, तब तक यह जो है आपका पारित नहीं हो सकता। तो इसमें विपक्षी दल क्या करता है, लोक प्रशासन की असफलता के कारण सरकार के प्रति क्या करता है, अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, और इसके पारित हो जाने पर सत्तारूढ़ दल अर्थात सरकार को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। संसदीय नियंत्रण के माध्यमों के बाद हमने बात करनी है अब उसमें पाई जाने वाली सीमाओं या बाधाओं की, अर्थात जिनके कारण हम कह सकते हैं कि संसदीय नियंत्रण क्या हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है या
उस रूप में सफल नहीं हो पा रहा है जिस रूप में उसे करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहली बात है समय का अभाव। समय का अभाव कैसे, किसकी बात करें हम यहाँ पर? विधान पालिका की बात करें। अभी भी हमने कहा था कि हमारे पास विधान पालिका के 2 ही अधिवेशन होते हैं साल में, जो 2 बार होते हैं 6 महीने के अंतराल पे, जिन्हें राष्ट्रपति बुलाता है। मैं वही याद दिलवा रही हूँ आपको। तो जबकि हमारा देश कैसा है, विकासशील देश है, कल्याणकारी राज्य है, जिसमें दिन प्रतिदिन विभाग बढ़ रहे हैं, आपके पास सरकार या आपकी प्रशासन के कार्य बढ़ रहे हैं, उसका क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। उसके बावजूद आपका संसद का अधिवेशन आज भी वर्ष में 2 बार होने के कारण उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो सभी विभागों से संबंधित नीतियों के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा कर पाई है। और जब चर्चा ही नहीं होगी तो आप क्या है कि उसकी कमियों को सामने नहीं ला पाओगे। नतीजा क्या होता है कि इससे प्रशासन पर सही नियंत्रण नहीं हो पाता, और ये स्वाभाविक भी है। उसके बाद है प्रशासन की प्राविधिक प्रकृति। प्राविधिक को मतलब हम तकनीकी बात कहते हैं, तकनीकी प्रकृति की बात कह रहे हैं यहाँ पर, कि प्रशासन जो है हमारे पास क्या है, उसके पास तकनीकी क्षेत्र के युग के अनुसार उसको हम प्रशिक्षित भी करते हैं, और उसकी भर्ती भी पहले से ही किसके आधार पर होती है, उस क्षेत्र से संबंधित योग्यता के आधार पर। और आज का युग तो वैसे भी ऐसा है जो सामान्यों के साथ साथ विशेषज्ञों की भूमिका को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो भारत जैसे विकासशील देश हैं, जहाँ पर हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, जिसको आजकल आप कॉलेजेस में भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हो, तो वो परंतु उन चीज़ों का ज्ञान किसको नहीं है, विधान पालिका के सदस्यों को नहीं है। इसका परिणाम ये होता है कि हम उन कमियों को नहीं पकड़ पाते जिनका हमें ज्ञान ही नहीं है, और ऐसे में क्या हो जाता है, संसदीय नियंत्रण जो होता है इतना प्रभावशाली और सार्थक नहीं हो पाता। उसके बाद बात आती है रचनात्मक आलोचना का अभाव। रचनात्मक आलोचना का मतलब क्या है कि जब भी हम बात करते हैं, आप न्यूज़पेपर्स उठाओगे, चाहे किसी की भी बात है, कभी कोई किसी पार्टी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी नेता की आलोचना कर रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनका उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता कि सिस्टम को सुधारा जाए या उस कमी को रिपीट ना किया जाए। हो सकता है आज वो दूसरे पर उंगली उठा रहा है, कल जब खुद सत्ता में आता है तो खुद उससे भी ज़्यादा वो गलतियाँ करता है, या उससे भी ज़्यादा आपके पास क्या करता है, आपकी वांछित उद्देश्यों के विपरीत जाकर आपके लिए कार्य करता है। तो यहाँ वही बात वो कहना चाह रहा है कि विधान पालिका के सदस्य जो होते हैं, प्राय जो आपके सत्तारूढ़ दल या संबंधित मंत्रियों की जो आलोचना कर रहे हैं, प्रशासनों की जो आलोचना कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य कभी भी आपके पास प्रशासन में या आपके इसमें सुधार की सोच नहीं होता। वो खुद का प्रचार करने के लिए ऐसा करते हैं। खुद का प्रचार मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं, देखो हम आपका भला सोच रहे हैं। वो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तैयार करने की उसमें लगे रहते हैं। तो इनका जो है उद्देश्य कभी भी सरकार या प्रशासन की व्यवस्था में सुधार न होकर क्या होता है, अपने दल का प्रचार करना होता है। तो अपने आप ही हम जिस उद्देश्य से हमने इस नियंत्रण को बनाया था, वो उस रूप में आपके पास कायम नहीं हो पाता, क्योंकि उसका परिणाम ही हमें वो नहीं मिल पाता। उसके बाद है एक पक्षीय आलोचना। एक पक्षीय आलोचना से मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना करते हो, उन्हें तो संसद में आने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अब जो मंत्री उसका नाम लेकर ये आपके जवाब दे रहा है या जो भी बात हो रही है, हमें उसकी वास्तविकता नहीं पता होती। तो इसलिए कह रहा है कि ये हमें कोई सही चीज़ नहीं है या न्यायपूर्ण भी नहीं है देखा जाए तो, कि संसद में प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना एक पक्षीय होती है, क्योंकि उन्हें न तो संसद के अंदर न ही संसद के बाहर अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त होता है। मैंने पीछे भी आप लोगों को एक वर्ड याद दिलवाया था, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो किसी दल या किसी भी जो है ना नेता के बारे में सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही राजनीतिक अधिकार है, मत का अधिकार। तो इस प्रकार से जब किसी भी मंत्री की कोई नीति की कमी निकाली जाती है, कोई बात होती है, वो आप सामने आकर या पीछे से कुछ नहीं बोल सकते, परंतु उस मंत्री के माध्यम से आलोचना किसकी हो रही है, प्रशासन की ही हो रही है। उसके बाद है उत्तरदायित्व निश्चित करना कठिन है। कैसे? संसदीय शासन प्रणाली में प्रशासनिक त्रुटियों यानी कि कमियों का, गलतियों का उत्तरदायी कौन है, जो अभी मैं आपसे ऊपर बात कर रही थी, हमारे लिए निश्चित करना कठिन हो जाता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर हमने ये हो जाता है कि ये एक पक्षीय आलोचना रह जाती है, और आपका जो वास्तविक जो
आपका गलत व्यक्ति है, वो क्या होता है, ये कह दो मंत्री जो कई बार अपनी स्वेच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों से बच जाती हैं। उसी चीज़ को हम दूसरी भाषा में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि कोई भी कौन है मंत्री अथवा प्रशासनिक अधिकारी, यह निश्चित करना कठिन है। यद्यपि मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसदीय व्यवस्था में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु कई बार ऐसा देखने में आया है कि राजनीतिक कार्यपालिका अपनी असफलता या सत्ता के दुरुपयोग को किस पर डाल देती है, प्रशासनिक अधिकारियों पर। और प्रशासनिक अधिकारियों को सामने आकर अपनी जो है किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन देने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्हें जैसा कहा गया उन्होंने उसके अनुसार किया है, तो वो कहाँ से ऑर्डर आया था, उससे ऊपर से आया था, परंतु वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता, उसके पास इसका कोई राइट नहीं है। उसके बाद है समितियों और आयोगों की अप्रभावशाली भूमिका। अभी हमने बात भी की थी, आपके पास प्रत्यक्ष नियंत्रण में कई प्रकार की जांच समितियां और आयोग गठित किए जाते हैं, कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो उन जांच समितियों का कार्य जो होता है वो इतना लंबा होता है या धीमा होता है कि उसके कारण एक तो सभी आपके जो है विभागों पर नियंत्रण नहीं हो पाता, और दूसरी इनकी रिपोर्ट इतनी देरी से आती है, जब तक क्या होता है कि आपका सारा जो है आपकी गलतियां बहुत पीछे जा चुकी होती हैं, जिसका इतना प्रभाव नहीं रहता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ही जो नियंत्रक वहाँ लेखा परीक्षक के आधार पर आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साल में 5 या 6 मंत्रालयों की ही जांच करती है। और मंत्रालय आपके पास आप देखो कितने हैं, कम से कम मुख्य मंत्रालय पे बात करेंगे तो हमारे पास 20 मंत्रालय, जिनको मंत्रिमंडल की बात आप करते हो। तो ऐसे में क्या होते हैं, बाकी निश्चिंत रहते हैं, करप्शन चलती रहती है। दूसरी चीज़ कि वो जांच करने के बाद बताती है कि ये पैसा तब खर्च हुआ था, यानी कि गबन पहले से हो चुका है और हो चुकी चीज़ को हम वापस नहीं ला सकते। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि इन जांच समितियों या आयोगों के द्वारा जो रिपोर्टें दी जाती हैं वो क्या होती हैं, बहुत पुरानी हो जाती हैं या बहुत समय लगाती हैं आने में, और ख़ास तौर से एक चीज़ और देखने में आती है, ये कई बार राजनीतिक प्रभाव में भी रहती है। जो मान लो मैं कहूँ कि आपकी जो सरकार चली गई है और अब वाली सरकार पिछली सरकार की किसी चीज़ की जो है आपकी जांच के लिए आपके पास क्या बनाती है, जांच समिति बनाती है, तो वो देखने में आता है कि आपके पास कहीं ना कहीं किससे प्रभावित होती है, उस समय की वर्तमान सरकार से प्रभावित होती है। तो इसलिए हमें ये कई बार क्या होती हैं, विश्वसनीय नहीं दिखाई देती और इन पर हमें संदेह होना भी स्वाभाविक है। संसदीय नियंत्रण के प्रकारों, माध्यमों एवं उसमें पाई जाने वाली कमियों के बाद हम अपने अब जो है ना इसको समअप करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे अपने कंक्लूज़न की, निष्कर्ष की। वैसे तो निष्कर्ष में भी बहुत कुछ है कहने को, परंतु निष्कर्ष को हम ज़्यादा लंबा रख नहीं सकते, तो हम थोड़े में ही बात करने का प्रयास करेंगे। कि हम कहते हैं कि यद्यपि संसदीय नियंत्रण में कुछ कमियां पाई जाती हैं, परंतु भारत की बात करें तो हम भारतीय संसद जो है ना विशेषतः किसकी बात करें हैं, लोकसभा। मैंने लोकसभा की बात क्योंकि राज्यसभा के पास हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं उसकी भूमिका नामात्र ही रहती है। तो ऐसे में लोकसभा जो होती है प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य बड़ी सजगता से, यानी कि बड़ी अवेयर होकर कर रही है। और जैसे हम बात करें एग्जाम्पल्स दें, प्रश्न बहस के समय में जो आपका वाद विवाद होता है, प्रश्नकाल होता है, उसमें भी प्रशासन के कार्य की वो लगातार समीक्षा करती है, आलोचना करती है, छोटी से छोटी कमियों को बाहर लाने का प्रयास भी करती है सॉरी। परंतु यह भी सत्य है कि इसके पश्चात भी यह नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फिर मैंने कहा कि लिखने के लिए हमें थोड़ा ही लिखना पड़ेगा, अगर लंबा चौड़ा बात करेंगे तो वो कंक्लूज़न नहीं रह जाएगा। अभी हमने इतनी सारी कमियों की बात की, तो उतनी कमियों को तो हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते ना। तो सबको आप ध्यान में देखकर सोचो तो कि उतना प्रभावशाली
क्यों नहीं रह पाता है। फिर भी हम थोड़े में बात करें तो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इसमें संसद में समय के अभाव, जो हमने बात की, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है, ये मेन सी चीज़ें हैं। तो उसके साथ साथ हम जो एक मुख्य कमी इस नियंत्रण में हमें जो देखने को मिलती है वो कौन सी है, प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न होना। जो अभी हमने बात की थी कि हम संसदीय शासन प्रणाली में ये निश्चित नहीं कर पाते कि उत्तरदायित्व तो मंत्री का है या प्रशासनिक अधिकारी का। शक्तियों का प्रयोग तो दोनों ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को हम वहाँ पर जवाबदेहिता को सिद्ध करने के लिए बुला नहीं सकते, तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका में हमारे पास क्या है कि ये नियंत्रण कैसा हो जाता है, आपका अप्रत्यक्ष हो जाता है। और व्यवस्थापिका को मंत्री परिषद की आलोचना के उद्देश्य से प्रशासन की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं। उसको अपितु क्या करना चाहिए, व्यवस्थापिका को कानून के द्वारा सरकारी अधिकारियों की सीमाएं निश्चित करनी चाहिए।